अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। तब्दीली सरकार में तब्दीलियों की हवा फिर से चल पड़ी है। बड़े बड़े नाम काबीना से गायब हो गए हैं। वजह कारकर्दगी बताई जा रही है, लेकिन पसे पर्दा खिलाफात का भी अमल दखल नजर आ रहा है। कप्तान ने 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही विफाकी काबीना के कई चेहरे बदल दिए। असद उमर की तब्दीली सबसे हैरान कुन फैसला है, जिस पर अब तक कई लोगों को तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। इस उखाड़ पिछाड़ में मुल्क के खजाने की चाबी तजर्बेकार हफीज शेख को दी है, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रह चुके हैं। यानी कप्तान की टीम में मुशर्रफ दौर के बाद अब पीपल्स पार्टी दौर के जियालो की भी एंट्री हो गई है। इसमें एक और नाम फिरदौस आशिक आवान का भी है, जो ऑलरेडी 12वें खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल हो चुकी थी। जैसे ये चेहरे देखने वालों के लिए नए नहीं, वैसे ही हफीज शेख और फिरदौस आशिक आवान के लिए ये जिम्मेदारियां भी नई नहीं हैं। लेकिन नाजरीन याद रखें ना रखें, कप्तान को जरूर याद रखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिनकी पॉलिसियों का खुमियाजा आपके मुताबिक अवाम आज तक भुगत रहे हैं। कर्जों की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, लोड शेडिंग की शक्ल में, गैस बहरान की शक्ल में, पानी की किल्लत की शक्ल में, नामुकम्मल मंसूबों की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, करप्शन की शक्ल में। पिछले अदवार में बदहाली के जिम्मेदार कप्तान के दौर में तरक्की के ट्रैक पर कैसे चलेंगे, ये शायद कप्तान ही जानते हैं। लेकिन अब तक जो आवाम जान पाई है वो शायद ये कि चेहरे बदलने का नाम ही तब्दीली है। आज के इशूज़ पर और मजीद बात करने वाले हैं। पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तब्दीली सरकार में उखाड़ पिछाड़, बैटिंग ऑर्डर तब्दील, कई खिलाड़ी टीम से आउट, विफाकी काबीना में 2 नए नामों की एंट्री। पीपल्स पार्टी दौर के 2 वज़रा मुशीर और मुआविन खुसूसी बन गए। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को खजाना और फिरदौस आशिक आवान को इत्तलात का कलमदान मिल गया। आजम स्वाति की भी काबीना में वापसी, वजीर पार्लिमानी उमूर मुकर्रर। वालिदैन के लिए बड़ा रिलीफ, महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूल्स के यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और कॉपियां फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब वालिदैन मार्केट से कॉपीज, किताबें, यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल्स के मुआयने के लिए टीमें तश्कील दे दी। सिंध भर में इंटर इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम, जेकबाबाद और लाड़काना में खुलेआम हर्रे चलते रहे। दादू और नवाब शाह में विजिलेंस टीम ने छुपाई करने वाले तलबा के पर्चे कैंसिल कर दिए। घोटकी में डिप्टी कमिश्नर का छापा, नकल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह भी नकल रुकवाने के लिए मुतहर्रिक मोबाइल लोकेटर से इम्तिहानी मराकज़ में चेकिंग। जहाँ से उन्होंने लिया है, मैंने उसको कह दिया है कि हमें डिवाइसेस हमारी टीम्स को दे दो, कि हम पूरे इंटीरियर में ये उनके पास होगा और वहाँ वो सेंटर्स पे जाएंगे और जाके वहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। जहाँ जिसके पास भी सेल फोन होगा वो वहीं पे उस पर कार्रवाई। और सिंध असेंबली में अलग ही थिएटर चल रहा है। पीटीआई के एमपीए जमाल सिद्दीकी और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी में तकरार। जमाल सिद्दीकी का सईद गनी पर फी हाइड्रेंट 27 लाख रुपए माहाना रिश्वत लेने का इल्जाम। सईद गनी भड़क उठे, बोले जमाल सिद्दीकी का भाई डीजी केडीए था, 24 घंटे टुन रहता था। ने मैच जीतना होता है, कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। हमारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तोड़ रही। हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। 7 से 8 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कप्तान की टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है। फिरदौस आशिक आवान और हफीज शेख एक बार फिर एक साथ नई टीम में नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी इससे पहले पीपल्स पार्टी की टीम में एक साथ सरकारी इनिंग खेल चुके हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फिरदौस आशिक आवान पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में वजीर इत्तलात थी और कप्तान की टीम में उन्हें वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात की जिम्मेदारी दी गई है। हफीज शेख पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में वजीर खजाना थे और कप्तान की टीम में उन्हें मुशीर खजाना की पोजीशन मिली है।
फवाद चौधरी की जगह आने वाली फिरदौस आशिक आवान की सियासी इनिंग में कई उतार चढ़ाव आए हैं, हंसना रोना भी आया है, लेकिन फिरदौस आशिक आवान को बात मनवाना आता है और इसका अंदाज भी खूब अच्छी तरह आता है। पीपल्स पार्टी दौर में वजारत में अमल दखल पर फिरदौस आशिक आवान ने काबीना इजलास के दौरान रोते रोते इस्तीफ़ा देकर सबको हैरान किया था और फिर ये फॉर्मूला काम भी कर गया था। आंसू फौरन एतमाद में बदल गए थे। याद कीजिए। मैं एज ए कैबिनेट आपकी मेंबर इस अहल हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, तो मैं आपकी इजाज़त से यहाँ अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाना चाह रही हूँ। मेरी हर तरह की सपोर्ट आपके साथ है एज अ पार्टी लीडर और ये रहेगी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अपने डिग्रेडेशन नहीं करवानी। मुझे ऐसी कोई सीट नहीं चाहिए जिसमें हम पार्टी का या आपका कॉन्फिडेंस ना मिले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस रेजिग्नेशन को फाड़ा और मेरे साथ मीटिंग की और उन्होंने मेरी तमाम रिजर्वेशंस और कंसर्न्स जो है उनको एड्रेस करने का वादा किया। फिरदौस आशिक आवान साहिबा सियासत बेशक ज़्यादा जानती हैं, लेकिन उन्हें क्रिकेट भी थोड़ी बहुत आती है। ये भी देख लें। तो क्रिकेट को देखकर ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन से पहले पार्टियों के साथ वफादारियां तब्दील करने वाली फिरदौस आशिक आवान साहिबा शायद अब सही जगह आ गई हैं। फ़राइज़ के अंजाम दही में फिरदौस आशिक आवान काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं और इस मसरूफियत में अक्सर अहम बातें भूल जाती हैं। अक्टूबर 2011 का एक वाक़या आपको याद दिलाती हूँ। उस वक्त की वज़ीर इत्तलात थी फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वक्त पर नहीं पहुँची थी। ताख़ीर से आने पर चीनी वफ़द जो मिलने के लिए आया था इनसे नाराज़ होकर चला गया था। दूसरों के मामले में बेशक देर करें, लेकिन फिरदौस आशिक आवान साहिबा अपने मामले में बर वक्त काम करती हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ की रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हुए 2007 में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की थी और इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गई थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी में होते हुए 2018 में इलेक्शन से पहले PTI में शामिल हो गई थी और अब वफाक में काबीना का हिस्सा बन चुकी हैं। इस तमाम हलचल में एक और नाम बड़ी खामोशी के साथ दोबारा कैबिनेट का हिस्सा बन गया है और वो नाम है आज़म स्वाति का। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर बना दिए गए हैं। दिसंबर 2018 में, बहुत दूर का ये वाक़या नहीं है, आपको याद होगा, आज़म खान स्वाति ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। वजह थी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करने का इंदिया दिया था। आज़म स्वाति ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा था कि जब तक उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक वो वजारत का किसी भी वजारत का कलमदान अपने पास नहीं रख सकते। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आज़म स्वाति के खिलाफ मुकदमा मज़ीद तहकीकात के लिए FBR और पुलिस को भेज दिया था। वज़ीर आज़म की टीम में होने वाली इन तब्दीलियों पर बात करने मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अदनान आदिल साहब मौजूद हैं, कमर चीमा साहब मौजूद हैं और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब प्रोग्राम का हिस्सा मौजूद है मेरे साथ। हैदर साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करती हूँ। बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़े नाम आए हैं सामने। कैबिनेट में जो तब्दीलियाँ हुई हैं इससे पहले मुशर्रफ दौर के और अब पीपल्स पार्टी दौर के जो वज़रा हैं वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, और आपका बड़ा जामे इब्तदाइया था, बहुत आपको क्रेडिट जाता है उसका, आपकी टीम को भी। देखिए 30 अक्टूबर 2011 लाहौर का मीनार पाकिस्तान का PTI का वो दबंग जलसा, जिसमें खान साहब ने खड़े होकर कहा था कि ये वो मईशत है जिसको बर्बाद कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और इनकी पॉलिसियों में। आज
ये साबित हो गया है और हिस्टोरियन लिखेगा कि हमारी माशी पॉलिसियों और उस वक्त जो वज़ीर ख़जाना थे हफीज़ शेख साहब, उनको इन्होंने अपना लिया है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का आपने बता दिया, फॉरेन मिनिस्टर भी वही हैं, पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी की टीम से हैं। तो साबित ये हुआ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना के बेशतर लोग थे वो कॉम्पिटेंट लोग थे, अहल थे और उन्होंने डिलीवर किया। लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आज उनको वापस कैबिनेट स्लॉट्स में लग जाना या लगा दिया जाना, ये इस बात का एतराफ़ है। दूसरी बात, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एक ऐसे शख्स को कैबिनेट में डाला गया स्वाति साहब का, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62-63 का मुकदमा चलाएं उनकी, और उनको पार्लियामान का कस्टोडियन बना दिया। पार्लियामानी अफेयर्स का जो वजीर होता है वो तो सारी पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स को, कैसा मजाक है। इसके साथ साथ शहरियार आफरीदी साहब के साथ ज्यादती हुई, उनको कम अज कम ये कह देते कि आपको वजीर नहीं बनाना क्योंकि आपके जो है ऊपर एतराज़ात हैं। उनको ऐसी वजारत दी जो 2018 में ही डिवॉल्व हो गई है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो कलमदान सौंप दिया। फिर एक मौसूफ हैं, उनको एनर्जी का कलमदान दे दिया गया है। वो हैं जो इनके शायद इलेक्शन में फाइनेंस करते होंगे या कोई मजबूरी होगी, जिनको एनर्जी टास्क फोर्स दी। वो ओरिएंट पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आज भी 26% उनके शेयर होल्डिंग है। IPP एसोसिएशन है सारे पाकिस्तान के प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स की, उसके वो सदर रह चुके हैं। और सर्कुलर डेट हो, तेल की फराहमी हो और हुकूमत से बहुत सारी जो पेमेंट्स लेनी हो, वो उनको अब पेट्रोलियम दे दिया गया है। यानी उनके और उनके दोस्तों के मजे ही मजे हैं। तो इसके ये साबित क्या होता खत्म हो है? चुकी है, इसकी तफसील तो बताइएगा हैदर जमान साहब। सैफरॉन, बिल्कुल किरण, ये सैफरॉन की जो वजारत है, इसके आखिरी वजीर जो थे वो जनरल अब्दुल कादिर बलोच थे, और नून लीग की हुकूमत के बाद ये वजारत डिसबैंड हो गई हुई है। तो उनको बाहर के कलमदान दे दिया गया है, मुबारक हो, उनको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो ये कल जो हुआ है, जिसे कई लोग शबखून कह रहे हैं PTI की अपनी हुकूमत का, कप्तान का, ये इससे ये 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं किरण, कि जो अहम वजारतें हैं इमरान खान साहब से भी वजारत दाखिला ले ली गई है, और जिन साहब को दी गई है उनका एक अपना माजी है, उस पर बात नहीं अभी करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत जो है आपकी इंफॉर्मेशन, जितनी की वजारतें हैं हुकूमत की सिमत की, वो अब PTI के ओरिजिनल लोग, नजरियाती लोग नहीं चला रहे, बाहर से आए हुए या पीपल्स पार्टी है या मुशर्रफ की टीम के हैं। तो एक तो सॉफ्ट कू हो गया है। अब आने वाले दिनों में मैं आपके प्रोग्राम में ये वाज़ेह बात बता रहा हूं कि पंजाब के वसीम अकरम प्लस भी तब्दील होने जा रहे हैं। उनको शायद मालूम भी नहीं होगा 1 घंटा पहले तक, लेकिन वो तब्दील हो जाएंगे, और पंजाब में भी शायद वो चेहरा आएगा जिसका PTI से कम से कम दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसकी जिम्मेवारी गलत टीम की, गलत पॉलिसियों की, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब को लोग तारीफ करें कि जनाब बड़ा जबरदस्त काम किया, आपने अकाउंटेबिलिटी की, यही अगर पैमाना वजीर आजम पर लग गया कुछ दिनों में, तो फिर खान साहब को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हम तो आज भी कहते हैं, और हम जरदारी साहब ने ये कहा था कि हम कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ, ये अपने कारनामों, अपनी कारकर्दगी, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये खुद ही गिर जाएगी। और कल इनकी आधी टीम गिर गई है, और 47 वज़रा में से 16-17 लोग तो जो हैं वो वैसे ही अनइलेक्टेड हैं और आए हैं कहीं से। और हम हफीज़ शेख साहब को वी विश हिम वेल, और हम समझते हैं कि वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए सम सैनिटी शुड बी ब्रॉट, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें, फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें और सही फैसले करें सही टाइम पर, तो शायद को बेहतरी आ जाए। लेकिन 9 महीने की कारकर्दगी पर अगर किसी ने अदम एतमाद किया है तो वो PTI की अपनी क़यादत ने किया है, जो कि इस बात को एंडोर्स करता है कि ऑपोजिशन की जो तनकीद थी वो केसेस की या अपनी करप्शन की वजह से नहीं थी, इनकी इनकॉम्पिटेंस और बुरी जो कारकर्दगी है, नाकिस कारकर्दगी है, उसकी बुनियाद पर। हैदर साहब, क्योंकि आपने सैफरॉन का तस्करा छेड़ा है, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि फाटा के इंजमाम के बाद इसका काम क्या रह गया इस वजारत का?
ये तो अब कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी को आप लाइन पर लें और उससे पूछें कि इसके क्या TORs होंगे। बाहर कैफ फवाद चौधरी साहब को भी एक बड़ी अच्छी वजारत दी है, बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई है, वो यकीनन अबूर रखते होंगे उसके मामलात पर, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी वजारतें दी गई हैं। अगर ये लोग डिलीवर करेंगे इन वजारतों में तो शायद पाकिस्तान का निज़ाम कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन हम तो अभी भी दुआगो हैं, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए, ऑपोजिशन को गाली गलोच की जगह बेहतर, और हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर फिरदौस जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पर तवज्जो देंगी, PTV और उन इदारों पर देंगी, ना कि ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर और नैब के मामलात के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करेंगी। तो इस हुकूमत का बुनियादी प्रॉब्लम यही रहा है, इन्होंने अपना काम नहीं किया, 9 महीने कंटेनर पे खड़े रहे। आपने क्योंकि बात की है कि अगर ये कैबिनेट में हुआ है, वफाकी काबीना में हुआ है, तो फिर आपको पंजाब में भी बहुत दूर दिखाई नहीं दे रही है तब्दीलियां होती हुई। और उस्मान बुज़दार साहब का आपने तस्करा किया, तो मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब और आपसे पूछूंगी कि आपको कौन सा कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं हो सकता, कोई बाहर से ही आता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बारे में मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन इससे पहले कमर चीमा साहब को और अदनान आदिल साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। कमर साहब, ये काबीना में साबिका हुकूमतों से वाबस्ता वही चेहरे हैं जिनकी गलत पॉलिसियों का खुमियाजा बकौल इमरान खान साहब अवाम आज तक भुगत रहे हैं, तो अब तब्दीली कैसे आ जाएगी और कैसे तरक्की के ट्रैक पर वो तमाम वज़रा जो बदहाली के दौर में शामिल थे अब वो कैसे तरक्की के ट्रैक पर चलेंगे या मुल्क को लेकर चलेंगे? देखिए, पिछले 25-26 साल से हम ये सुन रहे थे कि इमरान खान कहते थे मैं एक टीम तैयार करूंगा, मैं नौजवानों को ऑन बोर्ड लूंगा। इमरान खान को पावर में आने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने अपनी PTI की जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होती है वो भी नहीं होने दी। मेरा ख्याल ये है कि जो वादे किए गए थे कि यूथ को आगे लेके आएंगे, वो यूथ तो कहीं रह गई। सो यूथ को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया पावर में पहुंचने के लिए। ये चीज आज साबित हो गई। अगर इनके पास कोई टीम थी तो वो टीम नजर आनी चाहिए। 22-24 साल 26 साल से हम सुनते हैं फलां मिनिस्टर इनके साथ था, जो मिनिस्टर इनके साथ था उनका विजन किधर है। 6-8 साल से तो उमर साहब भी साथ थे, भाई किधर विजन है, कहीं नजर नहीं आया। वो जो कॉन्सेप्ट था कि यूथ को यूज करके आप पावर में आएंगे और उनको एम्पावर करेंगे ताकि आम आवाम की बात सुनी जाए और इन पुराने लोगों से हम जान छूट सके, जो बाकी 2 पार्टियों ने लोगों को घेरा हुआ था। एक बात तो क्लैरिटी होगी कि इमरान खान ने अपनी पार्टी रिस्ट्रक्चरिंग ना करके, यूथ को एम्पावर ना करके, यूथ का सिर्फ नारा लगा के मजाक किया यूथ के साथ, और आज यूथ वही इनकी सपोर्ट भी कर रही है। बट एनी हाउ, आ जाएं, अगर आप इनकी वजारतों पे आ जाएं, आप फिरदौस आशिक अवान पे आ जाएं, सवाती साहब पे आ जाएं। सवाती साहब जब इस्तीफा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया, तो उन्होंने तो कहा था कि जी मैंने मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दिया है। भाई वो कौन सी अखलाकी ग्राउंड्स हैं जो आपको वापस इन सीट पे दोबारा ला को बिठा रही हैं? ये वो मॉरल ग्राउंड्स कहाँ पे? आप मीडिया स्टेटमेंट्स उठा के देख लें। इन्होंने मिसयूज ऑफ पावर भी किया था, और वो जो JIT रिपोर्ट आई जिसमें सारा कुछ था। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान के ऊपर ये फरवरी में अभी नैब के केसेस सुने, नैब को केस खोल रहा था इनके ऊपर, जिसको अभी देखना है कि नैब क्या वो खोलता है कि नहीं खोल रहा। ये फरवरी किया है। 2008-9 में इनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस भी थे। सो देखना यह है कि पुराने लोग लेके आप नया सिस्टम चलाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब के पास जो विजन के हम सोच रहे थे वो डेफिनेटली वो लैक कर रहा है, और वो जो लीडरशिप खड़ी करनी थी वो नहीं है। उनको आगे लाने की बात करते थे, और ऐसा हमने इलेक्शन में बहुत सारी सीटों पर ऐसा देखा भी। अदनान आदिल साहब, बहुत सारे हलकों में या सोशल मीडिया पर इमरान खान के इस इक़दाम की बहरहाल तारीफ भी हो रही है और यूथ की जानिब से ही हो रही है। अब ये बताइएगा, इसके दोनों रुख पर बात कीजिएगा। एक तो आवाम में मकबूलियत के हवाले से बात कीजिएगा कि जो इमरान खान की जानिब से ये कोई फैसले किए गए हैं, कैबिनेट में रद्दोबदल किया गया है, आवाम में मकबूलियत कम होगी या ज़्यादा होगी, और इन फैसलों से सियासत पर और मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? बात यह है कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो तो उनमें तो एक असबियत है अपनी पार्टी की, और इमरान खान की जो शख्सियत है उसका एक करिश्मा है जिसके साथ वो अटैच हैं और वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो मीडिया है और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जल्दी क्रिटिकल हो जाते हैं, जबकि आवाम जो हैं अपने लीडर को ज़्यादा वक्त देते हैं। मेरा ख्याल ये है, और जो सर्वेस भी सामने आए, कम से कम 2-2.5 साल लगेगा लोगों को कोई राय बनाने में उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में। जो कोर सपोर्टर्स हैं वो तो साथ ही रहेंगे, जो फ्रिंज पे लोग हैं
जो बदल सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं लॉयल्टी, वो 2-2.5 साल के बाद फैसला करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई उनकी मकबूलियत में कमी आएगी। लोग उनको वक्त देना चाहते हैं। जनरली ये एक एटमॉस्फेयर है, ये हमें एक फीलिंग होती है अपनी ऑब्जर्वेशन से। जाहिर है कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं है, जो छोटे मोटे सर्वे आते हैं उनसे भी यही पता चलता है। ख़ास तौर से जब इंडिया के साथ मामला हुआ था बालाकोट वाला, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। जहाँ तक माशी हालात का ताल्लुक है, आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की वो 600 पॉइंट्स बढ़ गई है। तो उससे तो ये लगता है कि जो लोग, जो लॉबीज़ नाराज़ थी असद उमर से और उनकी पॉलिसीज़ से या उनकी शख्सियत से, वो अब बेहतर अपने आप को महसूस कर रही हैं हालात को, और सरमायाकार जो है उसने पैसा जो है वो निकाला है और आज स्टॉक मार्केट में हमें एक बेहतर रुझान देखने में मिला है। कहा यह जा रहा है कि असद उमर से एक तो सबसे बड़ी जो नाराज़गी थी, लाहौर और कराची के जो बड़े बिजनेसमैन थे वो मुतमईन नहीं थे उनसे, और दूसरे जहांगीर तरीन जो हैं और उनकी जो पार्टी में लॉबी है वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, और तीसरे को पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन्हें ये तशवीश थी कि अगर इकॉनमी की ग्रोथ ऊपर ना उठी तो अखराजात और जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे। तो इस वजह से असद उमर जो हैं उनको छोड़ना पड़ा अपनी वजारत ख़जाना को, और उनकी जगह हफीज़ शेख साहब आ गए हैं। जैसा कि आपने भी बताया, वो पहले पीपल्स पार्टी को सर्व कर चुके हैं, उससे पहले वो काफ लीग में भी रह चुके हैं। और अदनान साहब, आपको याद है कुछ अरसे पहले की बात है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत को मशवरा दे रहे थे कि हम मदद की पेशकश करते हैं, हुकूमत को आगे लेकर कैसे चलना है। हैदर जमान साहब, ये जो मशवरा जरदारी साहब की जानिब से दिया गया था, आपको क्या लगता है हफीज़ शेख को शामिल किया गया है ख़जाना के मामलात, अब वो देखेंगे, फिरदौस शमीम नकवी साहिबा, अब फिरदौस आशिक आवान साहिबा माफ़ कीजिएगा, वो ऑलरेडी टीम का हिस्सा हैं, वो इत्तलात को देखेंगी, तो ये उसी मशवरे का फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा हुकूमत की जानिब से? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखिए, खान साहब ने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे ख्याल में जो खान साहब को लाए हैं उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है और बहुत ज़रूरी थी। 9 महीने बहुत टाइम था, और जैसे अदनान साहब ने फरमाया है, देखिए हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हुकूमत को टाइम दें, 1.5 साल 2 साल, ये जो भी कर रहे हैं सीधा करें उल्टा करें, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को एक चलती हुई मईशत को ICU में पहुंचा दिया, और 9 महीने ये कहते रहे कि माजी की हुकूमतों की पॉलिसीज़ है। तो इस इकदाम से ये साबित हो गया कि माजी की हुकूमतों की पॉलिसियाँ शायद किसी हद तक इनकी मुश्किलात हों, लेकिन इनके अपने लोग इनकॉम्पिटेंट थे, वो ना बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव कर सके। IMF ने इतराज़ किया, जो हर धर्मी का रवैया था फाइनेंस मिनिस्टर का, और PTI के अंदर आज भी पंजाब में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर टॉकिंग टर्म्स पर नहीं हैं। आपके चैनल्स पे बहुत इस पे प्रोग्राम हुए हैं, और चैनल्स पे वफाकी काबीना में बहुत क्लियर डिवाइड है, 2 या 3 धड़े हैं। तो हुकूमत की अपनी इंटरनल ये मुश्किलात हैं, इनकॉम्पिटेंस है, और उसके अलावा पंजाब में और KPK में जिस किस्म के कमज़ोर और डमी वज़ीर आला दिए गए हैं, वहाँ गवर्नेंस वहाँ पे भी नहीं है। तो ये यकीनन पाकिस्तान की स्टेट के जो इदारे हैं, पाकिस्तान में जो कॉन्शियस लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझते हैं, वो बहुत परेशान थे। और हम उम्मीद करते हैं, और जिस तरह स्टॉक मार्केट ने आज बिहेव किया है, देखिए आप पॉलिसी कोई तो देना। 9 महीने से किरण कोई पॉलिसी नहीं थी, हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे अपनी टर्म्स पे जाएंगे, फिर हम नहीं जाएंगे, फिर हम दोस्त ममालिक के पास चले गए, अब हम वापस आ गए। तो बात यह है कि कोई प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रही। हैदर साहब, मैं आपको 9 महीने से थोड़ा सा मजीद पीछे लेकर जाना चाह रही हूँ, मैं आपके दौर में लेकर जाना चाह रही हूँ। आपके दौर में भी तो हफीज शेख साहब की सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी, आप लोग किसके कहने पर लेकर आए थे? हम किसी के कहने पे लेकर नहीं आए थे। हमने 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स हमारे पास आए थे। पहले इसाक डार साहब थे, वो 6 महीने में PML नवाज चली गई, उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, और वो
1 से 1.5 साल रहे, उसके बाद उनकी कोई प्राइवेट कमिटमेंट्स थी, उन्होंने माजरत कर ली और उसके बाद हफीज शेख साहब आए और वो राजा परवेज अशरफ की फिर कैबिनेट में सलीम मांडवी वाला साहब आए 5-6 माह के लिए, लेकिन बेशतर अरसा जो है हफीज शेख साहब रहे और हमें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा उस वक्त ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से। लेकिन हमने 18 अरब से किरण 25 अरब पे एक्सपोर्ट्स छोड़ी, हमने ज़राअत में खुद कफालत हासिल की, पाकिस्तान गंदम पैडी एक्सपोर्ट करने लग गया था। हमने यकीनन उतनी बिजली नहीं पैदा कर सके, लेकिन हमने सस्ती बिजली दी, जितनी भी दी हमने ग्रोथ दी। और आज भी एप्टमा के लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि 25 अरब हमने यूरोपियन यूनियन से प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस ली क्योंकि हम वॉर ऑन थे और उस वक्त दहशत गर्दी उरूज पर थी और बहुत मुश्किल हालात थे। और आपको पता है उस वक्त की अदलिया और एक खास किस्म का अब कितनी आसानी हो सकती है, और साथ साथ जो आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है हफीज शेख साहब का चेहरा आ जाने से। कमर चीमा साहब, देखिए मैं समझता हूँ और ये मेरा अपना अंदाज़ा है कि हफीज शेख साहब की जो हमने वर्किंग देखी है, मैं समझता हूँ कि इशरत हुसैन साहब हैं या चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इस वक्त जो मौजूद हैं, ये 4-5 लोग, सेक्रेटरी फाइनेंस, ख़जाना, FBR, ये लोग चेंज होंगे। ये लोग पिट चुके हैं, ये लोग नहीं डिलीवर कर सके और ये अपनी टीम लाएंगे। और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये लोग जो इस वक्त मौजूदा प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं और जो ऑस्टेरिटी के एडवाइज़र हैं, ये लोग आपस में नहीं चल सकते। इनकी विजन, इनकी किताबें अगर आप पढ़ें, इनका थॉट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, ये बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। तो ये अगर हफीज शेख साहब को फ्री हैंड दिया गया तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए, और अगर नहीं दिया गया तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। लेकिन हम आज भी जहाँ जहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, जहाँ संजीदा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टैक्सेशन के रिफॉर्म्स हों, गुड गवर्नेंस के हवाले से हों, लेजिस्लेशन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में और नेशनल असेंबली में पूरी कोशिश करेगी कि पाकिस्तान को इस माशी गिरदाब में जिसे इन्होंने इकोनॉमिक हिटमैन का खिताब दिया था उससे निकल आए एंड मीडिया बेहतर हो, इकोनॉमी ग्रो करे। 5.8% से किरण अब 2.8% पे ग्रोथ, यानी 3% एक साल में अगर GDP ग्रोथ निकल जाए तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं सिर्फ टैक्स कलेक्शन में, और जॉब्स लाखों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं एंड लेट्स होप कि पंजाब में और KPK में भी तब्दीली आ जाए और एक बेहतर टीम सामने आए ताकि इनकी जो मैनिफेस्टो है उस पर ये अमल दरामद करने की कम से कम संजीदा कोशिश। हैदर साहब, अब क्योंकि अपने ये अपना बंदा है, चेहरा अपना है, तो अब तो शायद बिलावल भुट्टो फाइनेंस मिनिस्टर पर, मुशीर पर कोई तनकीद तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं देखेंगे हम? नहीं, हमने तो वेलकम किया है। तनकीद तो देखिए हमारे पे एम्बार्गो तो नहीं लग सकता, ये डिपेंड करेगा कि हफीज शेख साहब को कितनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी मिलेगी। अगर वो रिफॉर्म करना चाहते हैं और कैबिनेट कहती कि नहीं जी इससे तो वोट खराब होते हैं, या ऐसे उनके मामलात में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, तो फिर हफीज शेख जो है वो तो वैसे ही आउटसाइडर है ना, ही इज नॉट अ PTI पर्सन, और वो चले जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि जी ठीक है आप खुद चला लें। तो ये देखना पड़ेगा, इसके ऊपर कबल वक्त है कि हम कोई हतमी बात करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस और उस पर बात। अदनान साहब, हुकूमत की जानिब से आने वाली इन तब्दीलियों की आप क्या देख रहे हैं, माशी तौर पर असरात क्या हो रहे हैं, और फिर उसके बाद ये पॉलिसी साथ सही साबित कैसे होंगे जब पिछले दौर में बदहाली के जिम्मेदार यही रहे हैं? तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो पहला साल था दौर का जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ रेट 2.5% था, तो और इनके दौर में कभी 4% से ऊपर गया ही नहीं। तो अब भी 4% रहने की उम्मीद है। तो मैं नहीं समझता हूँ, ये बहुत एग्जैजरेटेड है इनका जो भी अकाउंट है हमारे दोस्त ये अपना हैदर जमान साहब का। तो अब बात ये है कि हकीकत ये है कि अब PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। सारी रिवायती जमातें हैं, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, बदल बदल कर कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में आते जाते हैं। कोई पाकिस्तान का रिवायती स्टेटस को का निज़ाम है। इमरान खान से जो उम्मीद थी कि ये स्टेटस को तोड़ेंगे, कोई रेडिकल रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे मुल्क जो है वो आगे की सिमत बढ़ेगा, और वो जो खामियां पिछले 70 साल में हम जिसका नतीजा भुगत रहे हैं वो दूर हो सकेंगी, वो उम्मीद मेरा ख्याल है अब कम हो गई है।
क्योंकि इमरान खान साहब ने वही स्टेटस को के लोग तमाम इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी में जमा कर लिए। कुछ पीपल्स पार्टी से आए, कुछ काफ लीग से आए, जो आता गया और इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी फिर उस दौरान होती रही है कि इलेक्टेबल्स ना रखने की आप बातें किया करते थे, फिर आपकी टीम का हिस्सा हो गए। लेकिन जैसे हैदर साहब ने ये बात की कि अब वो उस्मान बुज़दार साहब भी अपनी खैर मनाएं, तो वज़ीर आज़म साहब खुद ही कह चुके हैं, वज़ीर आला KPK को भी कह चुके हैं, पंजाब को भी कह चुके हैं, खबरदार किया उन्होंने तब्दीली के आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। कमर चीमा साहब किसको जाता हुआ देख रहे हैं और किसे आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जो अगर पंजाब और KP की दोनों की जो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं, वो ना तो कोई विजनरी लीडरशिप है, ना ही वो बोल सकते हैं, ना ही उन्होंने अवाम के सामने आज तक किस तरह का प्रोग्राम रखा है। तो उनका तो ये पता चल रहा है कि जो KP और पंजाब में जो चीफ एग्जेक्टिव्स बैठे हुए हैं वो सिर्फ डमी हैं, और उनको जाके अगर इमरान खान साहब को खुद पंजाब की कैबिनेट में बैठना पड़ता है और KP की कैबिनेट को बैठ के बात करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो बंदा इस काबिल नहीं है और उनका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है। सो अगर उनकी कैपेबिलिटी भी हम बात करें, वो तो कोई नहीं है। इसीलिए बाकी जो एक्टर्स थे सूबे में वो सारे के सारे वो पावर को इंक्रोच कर रहे हैं। और आज अगर वो देखें कि चीफ मिनिस्टर ने समरी दी है कि तमाम मिनिस्टर से ये पूछा, तमाम सेक्रेटरी से ये पूछा कि वो बताएं कि आपको मिनिस्टर्स तंग तो नहीं करते और अपनी परफॉर्मेंस बताएं। तो वो जारी बात है, जो कल रीशफल हुआ है, तो आज पंजाब में उन्होंने लेटर निकाल दिया कि चेक करूं, ताकि मैं इमरान खान साहब को बताऊं कि देखिए हम पंजाब में जो है, मैं जो है वो रेगुलर रिपोर्ट्स मांग रहा हूं चीफ सेक्रेटरी से, और मैं कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं करने दे रहा। हालांकि देखना यहाँ पे यह है कि पंजाब में 11 करोड़ आबादी का सूबा है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पे है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास खुद पावर्स नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे? से ऑपोजिशन को तनकीद का मौका मिला है और नाक़दीन कहते हैं कि शायद ये जो तब्दीली का ट्रैक है और जो बहाली और बेहतरी का ट्रैक है उसके ऊपर एक सही फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर ज़मान साहब, अदनान आदिल साहब और कमर चीमा साहब, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ मुश्किलात और उनके वालिदैन के लिए, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। देखते रहिए साथ से। एक और अहम इशू की जानिब बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंध सरकार की जानिब से वालिदैन के लिए अच्छी खबर आई है। महकमा तालीम ने सूबे में निजी स्कूल्स पर यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी बेचने पर पाबंदी लगा दी है। महकमा तालीम ने वालिदैन से कहा है कि वो कॉपियाँ, किताबें, यूनिफॉर्म सब मार्केट से ख़रीदें। बाज़ स्कूलों की जानिब से 2 से 4 गुना इजाफी कीमत वसूल की जा रही थी। इस पर एक्शन के लिए और स्कूल्स के मुआयने के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। वालिदैन के लिए अच्छी खबर है, अब निजी स्कूल्स आपको यूनिफॉर्म, कॉपीज़, स्टेशनरी आइटम्स ख़रीदने पर मजबूर नहीं करेंगे। कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन भी इसका जारी किया गया है। अच्छा इक़दाम है ये। निजी स्कूलों की निस्बत मार्केट में वाकई कोर्स सस्ता मिलता है और फ़र्क आता कितना है। फैसल खान को भेजा है हमने बाहर, ज़रा देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है अगर आप स्कूल से कॉपी किताबें ख़रीदते हैं या फिर आप आम मार्केट से ख़रीदते हैं। देखिए, हम पहुँचे हैं कराची के उर्दू बाजार, ये जानने के लिए कि स्कूल इंतजामिया जो वालिदैन को कोर्स फरोख्त करती है उसकी कीमतों में और यहाँ कितना फ़र्क है। स्कूल वाले जो है ना वो डिस्काउंट नहीं काटते, यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर वहाँ से 2000 रुपये का कोर्स मिलेगा, यहाँ से वो 1200-1300 रुपये का मिल जाएगा। अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं उसके 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और यहाँ जो कॉपी 50 रुपये की मिलती है, स्कूल वाले 160 रुपये की देते हैं। वो कॉपी में ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। कॉपी जो वो 110 रुपये की दे रहे वो यहाँ पे 55 रुपये की है। और किताबों में तक 2 से 2.5 हज़ार का फ़र्क है। कोर्स में वो दे रहे हैं 7,500 का, मुझे यहाँ से पड़ा है 5,500 का। कम से कम 5,000 लग जाते हैं स्कूल से, कम से कम, वो भी 1-2 क्लास का बच्चा। मार्जिन ज़्यादा लेते हैं जी सर, कॉपी पे मार्जिन ज़्यादा लेते हैं स्कूल वाले, और बुक में जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट चलता है क्योंकि यहाँ पे और उसमें थोड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह अभी सब बड़ी क्लासों में 9th में, अभी मैंने मेरी बेटी की 9th की सिर्फ कॉपीज़ ली हैं, 2600 की आई हैं। वालिदैन कहते हैं कीमतों में फ़र्क तो है, लेकिन असल मसला महकमा तालीम के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराना है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ फैसल खान, समा, कराची।
ये हैरान कुन आदाद शुमार है। यकीनन वालिदैन को तो इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि वो भुगतते रहे हैं जब से उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 55 रुपए की कॉपी जो आपको उर्दू बाजार से आम मार्केट से 55 रुपए की मिल रही है, स्कूलों में 100% उसके ऊपर मुनाफा लिया जा रहा है, 110 रुपए की बेची जा रही है। फिर 2,500 से 3,000 रुपए का अगर कोर्स आपको मार्केट से मिल जाता है तो वो 5,000 से 6,000 रुपए स्कूल से, और फिर आपको महंगा खरीदना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं कि जी आपको कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म, जूते तक आपको स्कूल के अंदर से ही खरीदने हैं। प्राइवेट स्कूल्स का क्या मौक़िफ़ है इस पर? तारिक शाह साहब चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक शाह साहब, दोनों हाथों से प्राइवेट स्कूल्स वाले वालिदैन को बस हर तरह से लूट लिया जाए, आपका क्या मौक़िफ़ है इस फैसले पर? भाई गवर्नमेंट कहे तो शायद वो चारों 2 हाथ भी कम कहे, उन्होंने 4 भी कह सकते थे, गवर्नमेंट है वो। लेकिन बात ये है लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा जाता था कि वो जो सेट्स हैं कॉपीज और बुक्स के वो पेरेंट्स को प्रोवाइड करें। तो कॉपीज बात आपने की कि 55 की मिल रही है, 110 की बिक रही है स्कूलों के अंदर, तो उसमें फर्क है। जो मार्केट के अंदर मिल रही है वो 1 लाख का बैच निकलता है उनका, और वो उसको फिर बेचते हैं आगे, उनका जो कॉपी छपती है। स्कूल जो छापता है वो कम क्वांटिटी में होती है, तो उसकी रेट में और मार्केट की रेट में वैसे ही जो है वो फर्क आ जाता है। क्योंकि आप कम क्वांटिटी छपाएंगे तो ज्यादा की पड़ेगी आपको। ये डिफरेंस होता है जो शायद आम आदमी नहीं समझ पा रहा चीजों को। और गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा है कि लोगो लगा के देंगे हम, तो उसमें फर्क तो आएगा रेट में। अच्छा तारिक, वालिदैन को स्कूल से महंगे दामों कोर्स खरीदने का पाबंद क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पाबंद नहीं किया जाता, लेकिन इस चीज से जरूर पाबंद किया जाता है कि बच्चा जब पहले दिन स्कूल आए तो बुक्स एंड कॉपीज उसके पास मौजूद हो। ये जरूर माजी में देखा गया है कि जब पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप बुक्स एंड कॉपीज बाहर से ले आए, तो पेरेंट जो है वो उसमें गफलत बरतते हैं, टाइमली प्रायोरिटी नहीं देते अपने बच्चों को, और बुक्स एंड कॉपीज लाने में देर करते हैं। हम बार बार रिमाइंडर्स देते हैं, तो पेरेंट उसके बाद भी जो है वो बहुत 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पूरी कॉपी। तारिक, मैं कता कलामी कर रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। अब आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, या आपके इल्म में नहीं है। ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं कि अगर बच्चों ने कॉपी किताबें बाहर से ले ली तो स्कूल वाले कहते हैं कि ये नहीं, जो हमारे पास है आप वो खरीदें। जो एडमिशन फीस होती है उसके साथ साथ वो पूरी लिस्ट दे दी जाती है कि आपने स्कूल से परचेज करना है। देखिए, बिल्कुल स्कूल जो बाउंड कर रहा है कि आप हमसे ही लेंगे वो बिल्कुल गलत है। लेकिन पेरेंट को यहाँ तक तो हम जरूर बाउंड करेंगे कि आप पहले दिन बच्चों को कंप्लीट सेट ऑफ कॉपीज एंड बुक्स लेके भेजें। ठीक है, यानी आपकी नजर में ये जो फैसला हुआ है सिंध हुकूमत की जानिब से कि दुरुस्त है, बस वालिदैन को इसकी पाबंदी करनी है कि जब बच्चा स्कूल आए तो उसके पास कॉपी किताबें सारी चीजें मौजूद हों। बिल्कुल ठीक है, और दोनों ऑप्शन जरूर मौजूद होंगे। अभी भी स्कूल जो है वो सेट जरूर रखवाएंगे थ्रू वेंडर, और वो सेट जो लेना चाहेगा ऑप्शन मौजूद है, वो ले सकता है। लेकिन जो बुक्स जो लिस्ट लेके उर्दू बाजार जाना चाहे बिल्कुल जाए, वहाँ पे इनको हर पब्लिशर का अलग अलग जाके ढूंढना पड़ेगा। एक कन्वीनियंस के तौर पे हम रखते थे, अब वो ऑप्शन जो है अभी भी मौजूद है। लेकिन तारिक, मुझे ये बताइएगा कि पहले दिन कॉपी किताबें बच्चे साथ लेकर आए, कितना अगर नहीं होगा पहला या दूसरा दिन, तो तीसरे दिन कितना ज्यादा हर्ज हो जाएगा? क्या पूरे साल का कोर्स रह जाएगा बच्चे का? देखिए, बात यह है कि 1-2 दिन तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यहाँ तो 1-1 महीना गुजर जाता है, कॉपी बुक्स पूरी नहीं होती बच्चों के पास, मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, कोई भी XYZ मसाइल होते हैं, तो हम तो वहाँ पे कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। पहले दिन जो बच्चों को कहा जाता है कि लेके आए, वो इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चों को बता दिया जाए कि इस सब्जेक्ट्स को आपको इस दिन लेके आना है, टाइम टेबल के तौर पे उनको समझा दिया जाए। छोटी क्लास में ज्यादा हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। तारिक, मुझे ये बताइए कि आप इस पे अमल दरामद करवाएंगे या फिर ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, अमल दरामद क्या करवाना है कि बच्चों को पाबंद ना किया जाए, वालिदैन को पाबंद ना किया जाए कि वो कॉपी किताबें, स्कूल बैग्स, जूते सब स्कूल से खरीदें। देखिए, पाबंद तो पहले भी नहीं किया जाता, और अगर कोई कर रहा है तो हमें निशानदेही जरूर कराएं। पेरेंट एसोसिएशन तो बहुत फाल है, तो हमें जरूर बताएं, हम वहाँ पे एक्शन जरूर लेंगे अगर कोई बहुत ज्यादा पाबंद कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उस पर एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट तो करेगी, लेकिन साथ साथ ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्कूल बच्चों के ऊपर, वालिदैन के ऊपर ये पाबंदी लगाता है कि वो स्कूल कॉपी, स्टेशनरी और साथ साथ जूते और बैग अगर स्कूल से खरीदने की बात करते हैं तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे, ऐसा ही है तारिक? हाँ, मतलब पाबंदी लगाना नाजायज है, लेकिन ऑप्शन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। स्कूल में भी मौजूद होंगे सेट, और बाहर बाजार में भी मौजूद होंगे। पेरेंट की मर्जी है, वो कहीं से भी लें, लेकिन टाइमली लेके आए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक शाह। और यकीनन ये वालिदैन के लिए, वो तमाम वालिदैन जो इस चीज़ को भुगतते हैं, जो देखते हैं कि वो महंगा कोर्स अगर ख़रीद भी लें बाहर से और फिर स्कूल में कहा जाए कि जी ये वाला नहीं हमारे पास से ख़रीदा जाए, तो फिर उन वालिदैन के लिए ये बहुत अच्छी खबर है जिसका तारिक शाह साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि अगर वालिदैन बाहर से ख़रीदते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई भी स्कूल आप पर ज़बरदस्ती करता है तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसकी शिकायत करवा सकते हैं ताकि कार्रवाई इस पर हो। स्कूल में मज़ीद आजकल क्या हो रहा है, इम्तिहानात में नकल हो रही है और फिर सरदार शाह साहब क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। जहाँ पे भी सेल फोन है डिटेक्ट करने के लिए ये मेरे हाथ में है। अभी हम खड़े हैं, हम आपके पास सेल फोन है, इनके पास सेल फोन है, तो ये बता रहा है। पूरे इंटीरियर में ये उनके पास होगा और वहाँ वो सेंटर्स पे जाएंगे और जाके वहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। जहाँ जिसके पास भी सेल फोन होगा वो वहीं पे उस पर कार्रवाई। मैंने जो कहा था अनिल कपूर की तरह, इसी तरह देख लूंगा आप। इम्तिहानात में नकल की मुसलसल शिकायतों से परेशान वज़ीर तालीम ने आखिरकार इस मसले से निमटने के लिए एक हल तलाश कर लिया है। आपको याद होगा सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में तलबा ने किताबों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की मदद से नकल दिल खोल कर की है। तब जाकर हुकूमत की अकल ने कुछ काम किया। वज़ीर तालीम सिंध सुपरमैन की तरह इम्तिहानी मराकज़ पहुँचे और जदीद टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल डिटेक्टर के ज़रिए नकल के लिए लाए गए मोबाइल फ़ोन्स की तलाश शुरू कर दी स्कूलों में। वज़ीर की इस फुर्ती की तारीफ़ तो हम बाद में करेंगे। मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि जिस मोबाइल डिटेक्टर से वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब सर्चिंग करते फिर रहे थे वो भी सरकार का नहीं था बल्कि एक टीचर का था। बहुत आला जनाब, बहुत ही आला, यानी काम आपका और आला किसी और का। क्या सरकार ने इस काम से भी अपने हाथ उठा लिए? क्या सिर्फ ये मान लेना काफ़ी था कि सूबे के कई अजला में इम्तिहानात के दौरान खुलम खुला नकल हो रही है? ये वही वज़ीर हैं जो असातिज़ा के एहतजाज के मौके पर ख़ुद तनहा इम्तिहान लेने की नीयत बांध चुके थे और ये जाने बगैर कि इस काम के लिए भी किसी तजर्बे की ज़रूरत पड़ सकती है और आज ये मोबाइल फ़ोन को किसी बम की तरह ढूंढते नज़र आए हैं। काश हमारे वज़रा महकमे में पाई जाने वाली खामियों को तो तलाश करें, उन्हें तो ठीक करने के लिए कुछ हिकमत अमली बना लें, तो फिर तलबा के लिए इम्तिहानी मराकज़ के बाहर वॉक थ्रू गेट्स लगाएं या लोकेटर की मदद से मोबाइल फ़ोन तलाश करें। फिर इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी अगर आप जो इससे पहले की गलतियाँ हैं उसको दुरुस्त कर लें। बतौर वज़ीर तालीम आप अपनी ज़िम्मेदारी का खुद ही तयन कीजिए और अगले बरस इम्तिहानात तक हमें बता दीजिए कि इम्तिहानात कौन सी थर्ड पार्टी के ज़रिए होने चाहिए या फिर होने वाले हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, के बाद वापस आते हैं, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। देखते रहिए साथ से आप। वेलकम बैक वंस अगेन। वफाक में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। वज़रा तब्दील हो रहे हैं, हालात बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। तो सिंध असम्बली का माहौल बदल के नहीं दे रहा है। वही इल्ज़ामात, वही शोर शराबा, वही मछली बाजार, वही एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। आज भी सिंध असम्बली के ऐवान में तूफ़ान बदतमीज़ी नज़र आया है। सिंध असम्बली में PTI के MPA जमाल सिद्दीकी और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी एक दूसरे पर तनकीद में भूल गए कि वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं। ज़रा सुनिए, जो कुछ हम सुना सकते हैं वो सुनिए। बल्दियात साहब ही इन हाईलैंड के पीछे है। 27 लाख रुपए महीना उन हाईलैंड का जाता है। मेरे भाई बात यह है कि चोरों को चोर बोलोगे वो बुरा नहीं मानेंगे, मुझे बोलोगे मैं बिल्कुल बुरा मानूंगा। सर इसके भाई DG थे KDA के, पूछे उनसे कितने पैसे में लेता था महीने में, उनसे पूछे अपने भाई से जाकर, ये बताएं उन्हें, बताएं भाई है ना आपके, बस पूछे उनसे। सर 24 घंटे नशे में होता था वो आदमी, 24 आवर्स ड्रंक होता था वो, इसलिए हटाया उसको मैंने। आप बैठ गए, मेरी जात पे इल्जाम लगाते हैं झूठे, कोई सबूत है बताओ मुझे। चलो माफी मांगे। वो है ड्रंक वो आदमी, मैंने कई दफा समझाया उसको। मैं साबित करूंगा कि उस दफ्तर में बैठ के शराब पीता था, इसलिए मैंने उसको हटाया।
सिंध असम्बली का ये हाल पुराना नहीं है। अमूमन यही होता है कि अवामी मसाइल पर कोई बात नहीं होती, सिर्फ ज़ातियात पे ही झगड़े और फसाद यहाँ पर होते रहते हैं। सिंध असम्बली में PTI के MP हैं जमाल सिद्दीकी, जिन्होंने वज़ीर बल्दियात सईद गनी पर फ़ी हाइड्रेंट 27 लाख रुपए माहाना रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया। सईद गनी इस बात पर काफ़ी नाराज़ हुए, कह रहे हैं जमाल सिद्दीकी का भाई KDA का DG था, 24 घंटे टुन रहता था, इसीलिए हटा दिया गया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब बेबस बैठे, हाथ के इशारे से सईद गनी साहब को बैठने का इशारा करते रहे। सिंध असम्बली में क्या हंगामा हुआ है, संजय साधवानी साथ मौजूद हैं। संजय साधवानी, वैसे तो ये नया मामला नहीं है, इस तरह के मामलात हमें रोज़ ही सिंध असम्बली में जब जब इजलास होता है, जब जब देखने को मिलते हैं। कभी स्पीकर को हम देखते हैं, कभी अपोजिशन को हम देखते हैं, कभी हुकूमत को हम नाराज़ होता हुआ देखते हैं। आज सईद गनी साहब और जमाल सिद्दीकी की तू मैमे का आगाज़ कहाँ से हुआ? जी बिल्कुल, आगाज़ जब ये करारदाद पेश की गई, तवज्जो दिलाओ नोटिस, वहाँ से हुआ था, मगर मुक़द्दस ऐवान में कुछ नाज़ेबा अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किए गए, जो नाज़ेबा अल्फाज स्पीकर ने भी हज़फ किए और हम भी वो नाज़ेबा अल्फाज हज़फ कर रहे हैं। वो ऐसे अल्फाज से जो ऑन स्क्रीन बताने जैसे नहीं है। तो जो मुक़द्दस ऐवान है, वहाँ पर जो अरकान का है सूरत हाल, वो इंतहाई संजीदा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज ऐवान में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी यही हुआ। शुरुआत जब ये तवज्जो दिलाओ नोटिस आया, उससे शुरू हुई जब जमाल सिद्दीकी ने इल्ज़ाम लगाया कि सईद गनी फ़ी हाइड्रेंट से 27 लाख रुपए माहाना भत्ता लेते हैं, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ और सईद गनी ने जो है वो कहा कि चोर को चोर कहोगे तो वो बर्दाश्त करेगा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं जवाब दूंगा। जिसके बाद उन सईद गनी ने जज्बात में कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद जो है वो स्पीकर ने वो अल्फाज हज़फ ज़रूर कर लिए और जो अपोजिशन थी उनकी जानिब से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया उन अल्फाज पर, मगर सईद गनी ने कहा कौन सी माफ़ी, काहे की माफ़ी क्यों मांगू। संजय सईद गनी साहब तो काफी सुलझी हुई शख्सियत हैं। संजय, सईद गनी साहब काफ़ी सुलझी हुई शख्सियत हैं, कहीं भी बात करते हैं, कितनी सख्त भी बात करते हैं तो वो बड़े तमीज़ के दायरे में करते हैं। आज ऐसा क्या हो गया, ऐवान के अंदर के अखलाकियात ही भूल गए? आप भी बता रहे हैं कुछ, हम भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, फिर माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, सईद गनी ने जो है वो अल्फाज इस्तेमाल जो किए वो खुद के लिए भी किए और इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए भी किए। कहा कि अगर मैं गलत हूँगा तो जो नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया वो मेरे ऊपर आएगा, अगर मैं नहीं गलत हूँगा तो जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है वो उस पर इस्तेमाल होगा। तो ये असल मामला था। जिसके बाद सईद गनी ने जमाल सिद्दीकी जो PTI के रुकन है उनको कहा कि तुम्हारा जो गुस्सा है वो तुम्हारे भाई की वजह से है, तुम्हारे भाई को मैंने इसलिए हटाया जो KDA के DG थे समी सिद्दीकी, वो 24 घंटे नशे में टुन रहते थे। मैंने एक मीटिंग की जिसमें भी वो शराब पीकर सुबह शरीक हुए थे, तो मैंने इसलिए समी सिद्दीकी को हटाया था। और मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे महकमे का कोई मुलाजिम अगर शराब पीकर दफ्तर आएगा, अगर नशे में रहेगा, आवाम के काम नहीं करेगा, तो मैं उसको हटाऊंगा, किसी सूरत ओहदे पर जो है वो रहने नहीं दूंगा। जिस पर जो है अपोजिशन नाराज हुई कि ये जाती इल्जाम लगा रहे हैं, तो सईद गनी ने कहा शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, आपने मुझ पर जाती इल्जाम लगाए हैं। और स्पीकर भी इसके बीच में जो जब अपोजिशन एहतजाज करके स्पीकर के डायस के सामने आई, मगर जब मामला न सुलझा तो अपोजिशन ने हस्ब रवायत जो रोजाना की तरह आज भी जो है वो ऐवान का वॉकआउट किया और अपोजिशन बाहर चली गई। मगर सईद गनी का जो आज लहजा था वो इंतहाई सख्त था। जिसके बाद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन ने कहा कि सईद गनी का भाई है फ्रंट मैन जो फरहान गनी, वो पैसे लेता है, वो लोगों से रिश्वत लेता है, सईद गनी का नाम इस्तेमाल करता है। सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ऐसे मैं आज भी कह रहा हूं जो झूठे शख्स हैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं शराबियों को कभी जो अपने महकमे में नौकरी नहीं दूंगा। तो ये झगड़ा जो है वो असल लगता है कि KDA के मामले से शुरू हुआ है, जिसके बाद असेंबली में करारदादें और तवज्जो दिलाए नोटिस जो है वो बल्दियात के मुतालिक जो है वो जमाल सिद्दीकी ने पेश करना शुरू किया और सईद गनी ने जो अपना गुस्सा समी सिद्दीकी पर था वो जमाल सिद्दीकी पर भी उतार दिया। जी ठीक है, यानी कि फिर इल्जामात की बौछार शुरू हुई है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन संजय, क्योंकि आप सिंध असेंबली को कवर करते हैं, पिछले दिनों से सिंध में बड़े इस वक्त मसाइल सर पर सवार हैं। पुलिस का मसला है हमारे सर पर, इसके अलावा दीगर मसाइल हैं यहाँ पर। ये बताइएगा आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि जब आपको नजर आया हो कि यहाँ पर अवामी मसला कोई डिस्कस हुआ? देखिए, अवामी मसला तो रोज डिस्कस होता है, तवज्जो दिलाए नोटिस उन पर बात तो होती है,
मगर जो रवैया दोनों तरफ से अपनाया जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है, बाज़ औक़ात हुकूमती अरकान जो है उसको एडजन मोशन को या फिर करारदाद को वो अलो नहीं करते, तो बाज़ औक़ात अपोजिशन का रवैया इंतहाई ख़राब होता है और वो बात करने के बजाय वॉकआउट करके ऐवान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत जो है ये करती है कि वो अपोजिशन की जो करारदाद या अपोजिशन की जो असेंबली के मामलात को देखते हैं, कवर करते हैं। आप रोजाना वहां पर होते हुए भी आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा आखिरी बार अवामी मसला यहाँ पर डिस्कस किया गया था, वो चाहे हुकूमत हो या चाहे अपोजिशन हो। और ये है सिंध असेंबली का हाल, और इनके हाल को देखते हुए शायद ऐसा कयास करना चाहिए कि शायद सिंध के तमाम मसाइल हल हो गए। इसी वजह से अब जो हुकूमती नुमाइंदेगान हैं या अपोजिशन के लोग हैं वो अपने आपसी झगड़ों में पड़े हुए हैं। लेकिन हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ मसाइल ही मसाइल दिखाई देते हैं, अवामी मसाइल की तरफ वाकई अवामी नुमाइंदों की नज़र नहीं है। कराची जैसा बड़ा शहर, इसके मसाइल हैं बड़े, कचरा, सीवरेज का पानी कई इलाकों में आवाम के लिए परेशानी का, मुश्किलात का बाइस बना हुआ है, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे हल होंगे? क्योंकि साइंस सरकार तो वो अपने इल्ज़ामात के ऊपर जवाब देने में लगी हुई है, जिसकी एक मिसाल तो मैंने अभी आपको दिखाई। एक बड़ा इशू है, एक तरफ शब बारात एक दिन रह गया है, कराची के कब्रिस्तानों में सफाई के इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हुए हैं, लियाकताबाद C1 एरिया के कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी फैला हुआ है। काश हमारी जानिब से ये मसला उठाने पर हुकूमत को शायद ख्याल आ जाए और इस मसले के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठा लिए जाएँ। ये मनाज़र मैं आपको स्क्रीन पर साथ साथ दिखा रही हूँ। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि शायद कब्रिस्तानों की भी सफाई होनी चाहिए थी, और कब्रिस्तानों की क्या, जहाँ पर जिंदा लोग रह रहे हैं उनके लिए भी सफाई का कोई बंदोबस्त, कोई निज़ाम नहीं है। कचरे का ढेर कराची बना हुआ है, लेकिन कम अज़ कम जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके प्यारे शब बारात की रात को उनसे मिलने के लिए जाएंगे, सिर्फ हुकूमत उन्हीं का ये ख्याल कर लेती है, कब्रिस्तानों की सफाई ही करवा देती। लेकिन क्या कहें अपने हम सियासतदानों को, अपने हुक्मरानों को, कि वो ज़ाती मसाइल में इतने फंसे हुए हैं कि आवाम के मसाइल की तरफ देखने का वक्त बचा है। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।